तरीके से वहाँ पे जाके इधर-उधर शक्ल देख के और फिर ऐसे हँसते हैं जैसे जो ये बोल रहा है, जो ये बोल रहा है, चाहे वो मैंडरिन में बोल रहा है, चाहे वो रशियन में बोल रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है और फिर ऐसे दाँत फाड़ के हँसते हैं। बाकी के 2 लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा दर्जनों वीडियोज़ ऐसे घूम रहे हैं कि अब लोगों ने ये इनसे हाथ मिलाना भी बंद कर दिया है। ये हाथ बढ़ के लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और लोग अपना हाथ पीछे छुपा लेते हैं। पंजाब से दर्दनाक कहानी आ रही है, गाँव के गाँव बह गए, मवेशी बह गए, लोगों की फसलें उजड़ गई, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की मौतें तक हो गई। लेकिन हमारे महानुभाव को उस पे रोना नहीं आया। उनका रोना छूटा किस बात पे कि जो स्कूल में बोलते हैं कि मेरी मम्मी को कुछ बोल दिया। पहलगाम में जब अटैक हुआ था तब तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। वैसे ये इस लेवल का खिसका हुआ आदमी है, ये उस वक्त भी कह सकता था राहुल द्रविड़ जवाब दो और सचिन तेंदुलकर जवाब दो। दिस गाय हैज द कैपेबिलिटी कि बगल के नुक्कड़ के पान वाले से जाके बोलते जवाब दे, पहलगाम में अटैक कैसे हुआ जवाब दे। कभी कहते थे जीएसटी बेकार है, फिर किया कि जीएसटी अच्छा है, फिर कहा कि नहीं अब हम जीएसटी वो कम करेंगे। और जब जो डिसीजन लिया गया ये चाटू पत्रकार जो है आगे हर डिसीजन को जस्टिफाई करने लगे कि जीएसटी का डिसीजन बड़ा सही लिया है और अब कम कर दिया था वो डिसीजन बड़ा सही लिया है। लेकिन ये डिसीजन जो भी लिया जाता है इट कम्स विद अ परफॉर्मेटिव कॉस्ट। पिछले दिनों आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में लोगों का आक्रोश, जिसको जेन जी का वो कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, वो आक्रोश इतना बढ़ गया, यंगस्टर सड़क पे आ गए, उन्होंने पार्लियामेंट भी जला दिया और नेताओं को खदेड़ खदेड़ के मारा है। दुख की खबर जो कि अब बहुत रिपीटेटिव भी हो गई है वो ये है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उमर खालिद, शर्जील इमाम और ये सारे लोग जिनको फिल्म सी चार्जेस भी नहीं लगे अभी 5.5 साल से जेल में बंद किया हुआ है, उनकी बेल प्ली 49 सेकंड्स में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। जो कंट्री अपने स्कॉलर्स को जेल में डालती है और रेपिस्ट को बेल देके बाहर निकालती है वो विश्व गुरु छोड़ो, वो विश्व में सबसे नीचे दर्जे पे भी बैठने लायक नहीं है। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में भारत एक मौज के। बहुत देर होगी ये वाला एपिसोड लाने में, मैं भी क्या करूं यार, इतनी सारी खबरें, इतनी सारी मौज एक साथ होती रहती है, मैं ही एग्जॉस्ट हो जाता हूं कई बार। जैसे ही रिकॉर्ड करता हूं फिर मुझे लगता है अरे यार ये नया कुछ हो गया, ये भी होना चाहिए था, चलो वेट कर लेते हैं। इस चक्कर में देर हो जाती है। आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड। तो कहाँ से शुरू करें इस एपिसोड में? हाँ, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि हमारे हीरो जो हैं वो तो हमारे देश के महामानव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और ट्रोल्स की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार वो मेरे को धमकियाँ देते हैं, मैसेजेस भेज के। धमकियाँ क्या, मतलब गालियाँ सुनाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी की वजह से ही तुम्हारा करियर चल रहा है। एंड आई कैन नॉट एग्री मोर। तो फिर एपिसोड की शुरुआत भी उन्हीं से करते हैं जिनकी वजह से पिछले 11 साल से कॉमेडी को बेतहाशा मटेरियल मिल रहा है। जोक्स की कोई कमी नहीं है, पंचलाइंस की कोई कमी नहीं है, मीम्स की कोई कमी नहीं है। आपने गौर किया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब भी देश से बाहर जाते हैं तो ऐसे तीसरी पोर रहे होते हैं, मुंह फाड़ फाड़ के ऐसे हंस रहे होते हैं दूसरे नेताओं के सामने जिनकी बात शायद उन्हें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन उनकी हंसी ऐसे हो रही होती है जैसे कोई मतलब पढ़े लिखों के बीच में कोई सरकारी स्कूल का हिंदी मीडियम का लड़का जाके फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। आई ऑल्सो बिलोंग। देखो, मैं खुद कोई बहुत बढ़िया स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ हूँ और ना ही हिंदी को लेके या हिंदी मीडियम को लेके मेरी कोई मतलब मैं उसे गलत समझता हूँ। इनफैक्ट मुझे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लड़के लड़कियाँ ज़्यादा रैशनल मिले हैं। लेकिन मैं मेटाफर के रूप में बोल रहा हूँ कि वो जिस तरीके से वहाँ पे जाके इधर-उधर शक्ल देख के और फिर ऐसे हँसते हैं जैसे जो ये बोल रहा है, जो ये बोल रहा है, चाहे वो मैंडरिन में बोल रहा है, चाहे वो रशियन में बोल रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है और फिर ऐसे दांत फाड़ के हंसते हैं। बाकी के 2 लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा दर्जनों वीडियोज़ ऐसे घूम रहे हैं कि अब लोगों ने ये इनसे हाथ मिलाना भी बंद कर दिया है। ये हाथ बढ़ के लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और लोग अपना हाथ पीछे छुपा लेते हैं। तो इस तरीके की इमेज इनकी बनी हुई है। तो ये लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं फिट इन करने की, हंसने की। प्रॉब्लम खड़ी होती है हम लोगों के लिए जब वो वहाँ से घूम घाम के वापस इंडिया आते हैं। घर के बाहर तो जैसे अंकल होते हैं ना, और ऑफिस से लौटते समय रास्ते में ताश खेल रहे होते हैं, खुश होते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसी ठट्टा कर रहे होते हैं, लेकिन घर में घुसते सर पे रुमाल बांध लेते हैं। बोलते मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत टेंशन है लाइफ में और वर्क का इतना प्रेशर है और मैं बहुत सुनने का सबसे परेशान आदमी हूँ, ताकि घर वाले चूं भी ना कर सके, उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके कि भाई आज ये हुआ है, आपके पास इसका क्या जवाब है। तो ये स्ट्रेटेजी वो मोदी जी इंडिया पे लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में आते ही किसी ना किसी बात पे उनकी ना गंगा जमुना सरस्वती बहने लग जाती है, वो रोने लग जाते हैं, वो बताने अपने आप को बताते हैं कि मैं कितना गरीब माँ का बेटा हूँ, खुद कितना गरीब हूँ, मैंने कैसे कैसे
करके अपनी ज़िंदगी पाली, और जबकि अपनी ज़िंदगी की बचपन की कहानियाँ जब बताते हैं और वो आधी से ज़्यादा तो झूठ निकल रही होती हैं। जो सच होती हैं अब या नहीं होती हैं ये तो कोई पता नहीं। एक कहानी आपने भी देखी होगी, बता रहे थे कि खुद एक्सेप्ट करेंगे, जब मैं बचपन में ट्रेन में सफ़र करता था, मेरे पास टिकट नहीं होता था तो या आरक्षण नहीं होता था, तो मैं लोगों के हाथ देखने लगता था, लोग समझते थे मैं ज्योतिषी हूँ और मुझे सीट दे देते। अब वो पूरी हिंदुस्तान के साथ ही ये कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इतनी बारिश हुई नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब से दर्दनाक कहानी आ रही है, गाँव के गाँव बह गए, मवेशी बह गए, लोगों की फसलें उजड़ गई, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की मौतें तक हो गई, बॉर्डर तक उड़ गया बाढ़ में। हरियाणा से इस तरह की खबरें आ रही हैं। बेशुमार बाढ़ थे, लेकिन हमारे महानुभाव को उस पर रोना नहीं आया। वो जो बर्बादी हुई किसान की फसल की, वो जो जान की बर्बादी हुई, वो उस बात पे नहीं रोए, क्योंकि बहुत पत्थर दिल आदमी है वो। उनका रोना छूटा किस बात पे कि जो स्कूल में बोलते हैं कि मेरी मम्मी को कुछ बोल दिया, मेरी मम्मी के बारे में इन्होंने ऐसा अंशंड बोला है, इस बात पे वो रोए। लेकिन कोइंसिडेंटली मजेदार बात यह है कि इनकी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोला गया बिहार में, जहां पे इलेक्शन है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि कोई इनके साथ पर्सनल अटैक जो भी इनके ऊपर होता है, मैं मतलब इनकी माताजी अभी दुनिया में नहीं है और जो जिंदगी वो अपनी बिता के गई है, ना तो उस पर हमें कोई हक है बोलने का, ना ही हमारा कोई इरादा है, ठीक है। लेकिन इनकी माताजी के ऊपर छोड़ो, मोदी जी के ऊपर कोई भी पर्सनल अटैक हो रहा होता है तो ये नहीं कि इंडिया इतना बड़ा देश है यार, किसी कोने में छुप के कोई कर ले, कहीं जाके मनाली में कोई गया अपनी ट्रिप मारने के लिए है, वहाँ फूकते फूकते बोल दे कुछ इनके बारे में, नहीं, वो सब नहीं होता है। कोई केरला में गया है बैक वाटर्स में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वहाँ कुछ मौसम की मस्ती में बोल दे इनके बारे में, नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है। कोई कहीं भी चला जाए वहाँ इनके बारे में कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ खुद ब खुद पता नहीं किस तरीके से सितारे इस तरह से मिल जाते हैं, राहु केतु और पता नहीं क्या क्या प्लानेटरी पोजीशंस ऐसी आ जाती हैं कि कोई इन पे पर्सनल अटैक करता है, जिसको लेके फिर ये अपनी गंगा जमुना बहाते हैं, फिर ये रोते हैं। और वो मतलब रोते कैसे हैं कि मेरी माँ को ऐसे बोला। भाई पुराने इनके भाषण जाके देख लो, इन्होंने लोगों की माँ बहनों को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी को शूर्पणखा बता दिया, कभी किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दी, कभी किसी को जर्सी गाय बता दिया। तो मतलब ये बोलते हैं तो फिर उसको दिव्य वर्ड्स माना जाना चाहिए। किसने बोला, क्यों बोला, ये इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है, करे जाना चाहिए, बंदे को पकड़ना चाहिए, सूतना चाहिए उसको, ठीक है, वो बात हम करें नहीं। लेकिन ये वही कहाँ पे होता है। फिर इसके बाद जब मणिपुर इतने टाइम तक जलता रहा, इन्होंने मुंह से मणिपुर निकला ही नहीं, कभी वहां पे जाने की इन्होंने बात नहीं करी। अब ये मणिपुर भी चले गए इतने टाइम के बाद, और वहां जाके ऐसी लाइन कही है कि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान वैसे तो साहित्य का इतना बड़ा वो रहा है कि यहाँ पे एक से एक बड़ा साहित्यकार, चाहे प्रेमचंद लेने, चाहे रामधारी सिंह दिनकर लेने, चाहे राहुल सांकृत्यायन ले लें, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ले लें, कुछ ऐसी लाइन उन लोगों ने भी नहीं सोची होगी जो महोदय महानुभाव महामानव ने मणिपुर में जाके बोली। लाइन बोली उन्होंने, जरा ध्यान से, मतलब अपने दिल संभाल लीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको फिर कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने लाइन बोली, मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। जस्ट थिंक अबाउट दिस वन लाइन। आने वाले कई शताब्दियों तक याद करा जाएगा कि कोई एक महामानव इस पृथ्वी पर चला था जिसने मणिपुर में जाके ये कहा, आपके तो नाम में ही मणि है। जैसे किसी को मणिपुर में या पूरी दुनिया में किसी को ये पता ही नहीं था कि मणिपुर के नाम में मणि आता है। अब कल को जाके हरियाणा में जाके बोलने लग जाए आपके तो नाम में ही हर है, तो हरियाणा में किसी को पता ही नहीं है, इन्होंने पहली बार बोला है। शुक्र करो ये गुजरात में जाके ना बताने लग जाए उनके नाम में क्या है, उसका मतलब तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा। मगर गुजरात ऐसी जगह इनका होम ग्राउंड है, वहाँ जाके तो बोल नहीं सकते कि गुजरात के तो नाम में मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने मणिपुर में बोला कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। चलो इन गोल्डन वर्ड्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा है कि कंटेंट तो मिलता ही रहता है। फिर इन्होंने अंडमान निकोबार में एक चोटी का नाम बदल के मणिपुर के नाम पे रख दिया। भाई उससे क्या हुआ? वो जो इतनी हिंसा मणिपुर में हुई थी, वो क्या इसीलिए वेट कर रहे थे कि उनकी वोन्स हील होंगे अगर वो चोटी का नाम बदल दिया जाएगा? ये तो बड़ा ही आसान सा काम है इन्होंने, कि कहीं
गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, हर जगह से इनका पुराना नाता होता है। अब वो चोटी का नाम बदल के, जो मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, जिन लोगों के घरों के लोग मारे गए, जो अराजकता वहाँ पे फैली, जो अन्याय लोगों के साथ हुआ, हाउ इज दैट कॉम्पनसेटेड? और ये बोलने में क्या जा रहा है भाई मैंने फलाना का नाम ये रख दिया। अब इसमें आपकी जेब से तो कुछ गया नहीं, ना आपने कोई आर्ट्स मैन आर्ट्स लगाया उसके अंदर, ना आपकी मिनिस्ट्री किसी बंदे को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना कोई गवर्नमेंट के फंड जो हम टैक्स के रूप में आपको देते हैं वो यूज होने वाले। बोल दे नाम बदल दिया है। आप क्या इससे आपने हासिल क्या किया? हम इस पे भी नहीं जाते हैं। फिर इनके जो चट्टे बट्टे जो इनके पत्रकार हैं, जो इनकी किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के ऐसे पेश करते हैं जैसे भाई ये तो इससे पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किया, इससे पहले किसी ने बोला ही नहीं। भाई नहीं बोला शायद इसलिए क्योंकि लोगों को इतनी बेकार बात करने में शर्म आती है। लोग सोचेंगे कि अगर मैंने मणिपुर के में जाके ये बोल दिया कि तुम्हारे तो नाम में ही मणि है, तो लोग उसमें खिगी खिगी करके हंसेंगे कि बेवकूफ़ कहाँ से आ गया, इसलिए लोगों ने नहीं बोला। लेकिन इन पत्रकारों को तो कोई समझ में ही नहीं आता है। अब उनमें से एक पत्रकार हैं ये अर्नब गोस्वामी, देख लो क्या कह रहे हैं। पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप हैं आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला, तो क्यों चुप हो? सुना आपने? कोई लॉजिक है इस बात का? मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुबई के अंदर, ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं राहुल द्रविड़ बोलो, सचिन तेंदुलकर बोलो, सौरव गांगुली बोलो, बीसीसीआई से डर गए क्या? अरे भाई वो क्यों डरेंगे बीसीसीआई से? वो तो खेल खाल के अपना अपना इतना सेलिब्रेटेड करियर खेल के रिटायर हो गए, उनसे क्या जवाब मांग रहा है मेरे यार? भाई ये तो वही बात होगी, आप किसी कंपनी में नौकरी करते थे, आप रिटायर हो गए, कंपनी छोड़ के आप चले गए, अपनी जिंदगी काटो आराम से, घर पे बैठ के बच्चों के साथ चाय कॉफी पी रहे हो, पीछे से ये चिल्ला रहा है उस कंपनी में कोई इरेगुलरिटी हुई तो ये चिल्ला रहा है अब बोलो, तुम क्यों नहीं बोलोगे? आपका क्या लेना देना यार इस बात से? और मुझे समझ में नहीं आता इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है यार। ये बेतहाशा आके ऐसे चिल्लाता है। आई डोंट थिंक ही इज ऑल राइट। देयर इज सम मेंटल हेल्थ इशू, ही नीड्स हेल्प, वी हैव टू बी सिंपैथेटिक टू दिस गाय। लुक इनके बाल बिखरे हुए हैं, और जो आपने देखा कि एक पैटर्न है अर्नब गोस्वामी का, वो पहले जोर जोर से चिल्ला के हाथ फेंकता है, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, और फिर उसके बाद धीरे आके बोलता है देश की भावना के साथ खेलना कोई खिलवाड़ नहीं है। भाई कौन सा देश है जो अपनी भावना आके तेरे को बता के जा रहा है? मेरे हिसाब से तो तू इतना टॉक्सिक आदमी है कि अगर मेरे अंदर कोई भावना होगी भी, या देश के अंदर कोई भावना होगी भी, तो तेरे को जाके नहीं बताएंगे, क्योंकि तू उस भावना का ऐसा इस्तेमाल करके उसका ऐसा स्पेक्टिकल बना देगा कि उस भावना पे दुखी होने के बजाय लोगों को हंसी आने लग जाएगी। अब आप इस पूरे एपिसोड को देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, खेल लिए लोग, स्टेडियम भी भरा पड़ा था, इंडियन फैंस खूब आए हुए थे, बॉयकॉट करेंगे, सरकार ने तो पलटी मार ली, ठीक है। और ये सवाल पूछ रहा है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली से। लुक आप क्रोनोलॉजी देखिए, पहलगाम में वो अटैक हुआ जिसमें हमारे देश के नागरिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये डिसाइड हुआ कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब हम इनके साथ ना क्रिकेट खेलेंगे और ना कोई स्पोर्टिंग रिलेशन रखेंगे। फिल्मों वो फवाद खान की फिल्म आई थी उसको भी रोक दिया। उसके बाद आके एशिया कप हुआ, ठीक है। एशिया कप जो कि वैसे ही यूजलेस टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल से वो एशिया कप होता ही इंडिया पाकिस्तान को खिलाने के लिए है कि इनके 2-3 मैच हो जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, सारा धंधे वाली बात है। एशिया कप हुआ, एशिया कप में फट से मैच हो गया इंडिया और पाकिस्तान का। अब ये आदमी अर्नब गोस्वामी पहलगाम में जब अटैक हुआ था तब तो चिल्ला के नहीं बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, है। वैसे ये इस लेवल का खिसका हुआ आदमी है, उस वक्त भी कह सकता था राहुल द्रविड़ जवाब दो और सचिन तेंदुलकर जवाब दो, लेकिन क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व नहीं थी इनका नाम नहीं लिया। लेकिन इसमें दिस गाय हैज द कैपेबिलिटी कि बगल के नुक्कड़ के पान वाले से जाके बोलते जवाब दे, पहलगाम में अटैक कैसे हुआ जवाब दे। वहां इसने नहीं पूछा कि जवाब दो, वहां इसने जिनसे जवाब मांगना चाहिए उनसे जवाब नहीं पूछा। क्योंकि मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, आपको ही पता होगा, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे 26/11, उसके बाद होम मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था, ठीक है। और जो है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था। यहाँ तो पूछ ही नहीं सकते, यहाँ तो राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से सफाई मांग रहा है कि तुम क्यों नहीं बोलते हो, और इसको बोल रहा है देश की भावना। भाई ये देश की भावना नहीं है, ठीक है। सवाल उनसे पूछो जिनकी ये जिम्मेदारी है। अब वो क्रिकेट खेल, अच्छा मान लो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली आके कह भी देते कि हाँ मैं नहीं खेला, ये तो क्या उखड़ जाता?
देश की भावना का क्या हो जाता है? ये कौन सा नैरेटिव फैलाए जा रहे हो यार कि देश की भावना, देश की भावना। मुझे ये लगता है कि ये सारे के सारे जो न्यूज़ एंकर हैं, इन्होंने अपने रोल को इतनी सीरियसली ले लिया था कि अपने जो चाटुकारिता का इनका रोल था और जो चमचागिरी और डर का जो इनका जो कैरेक्टर जो इनको प्ले करना, इतना सीरियसली ले, इतना इंटरनलाइज कर लिया उसको कि अब अपने घर में भी यही करते होंगे। मुझे तो इनके घर वालों पे चिंता होती है कि इनके साथ लोग रहते कैसे होंगे कि वो बार-बार बोलती है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देश जानना चाहता है, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छोटी-छोटी बातों के ऊपर। तो इनका तो कोई इलाज है नहीं। तो इट्स अ विशियस साइकिल इन बिटवीन, जिसके अंदर हम सब लोग ट्रैप हो चुके हैं, जो शुरू होता है मोदी जी के किसी भाषण से या उनकी किसी हरकत से या उनकी किसी बयानबाजी से, फिर वो घूम-घाम के उसमें ये न्यूज़ एंकर आके उसमें और मिर्च मसाला डाल के चार्ट बना देते हैं और उस चार्ट के अंदर सब चीज़ों की आहुति चढ़ जाती है उस चार्ट को बनाने में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ हो। भाई आपको पाकिस्तान के साथ अगर क्रिकेट नहीं खेलनी थी तो ये आप सवाल पूछो मिस्टर अर्नब गोस्वामी जय शाह से, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं। लेकिन आप जय शाह से नहीं पूछ सकते होंगे, जय शाह बेटे हैं अमित शाह की, और अमित शाह से तो आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। तो फिर ये नाटक करना बंद करो कि देश की भावना। भाई देश की भावना ये है, मैं तेरे को बताता हूँ अर्नब गोस्वामी, सुन ले ध्यान से। देश की भावना ये है कि मोदी जी से सवाल पूछा जाए, देश की भावना ये है कि अमित शाह से सवाल पूछा जाए, देश की भावना ये है कि कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी जाए। ये है देश की भावना। ये पता नहीं तो कौन से देश की भावना बता रहा है। ये इंडिया के नागरिक की, ये भारत के नागरिकों की ये भावना नहीं है। तो इस आदमी पे तो टाइम वेस्ट करना। कल तो मेरे को बाई चांस ये क्लिप मेरे हत्थे चढ़ गई, क्योंकि चारों तरफ घूम रहा था ये, लोग मेरे को भेजे थे, देखो कितना बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ पे हम आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में लोगों का आक्रोश, जिसको जेन जी का वो कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, वो आक्रोश इतना बढ़ गया करप्शन को लेके और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेके इतना बढ़ गया कि यंगस्टर सड़क पे आ गए। उन्होंने पार्लियामेंट भी जला दिया और नेताओं को खदेड़ के मारा है। लेट मी टेल यू माय डियर कंट्रीमैन कि इंडिया की हालत, जो मेन जो कंसर्न था उन बच्चों का, ये था कि हम लोगों के पास कोई फ्यूचर नहीं है, हमारी एवरीडे लाइफ का कोई एश्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी सरकार हमें प्रोवाइड करवा रही है और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। और नेताओं के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके अय्याशी कर रहे हैं, वहाँ जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, और दे आर पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया टू रब इट ऑन द फेसेस ऑफ द कंट्रीमैन। और ये बात किसी से छुपे नहीं है कि जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी रूलिंग क्लास है, सब ने अपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रखा है। सब वहाँ पे ऐशी काट रहे हैं, सबके सब इंडिया आके कोई क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई आईसीसी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाता है और उसको रन कर रहा होता है। ये तो इनके बच्चे कर रहे हैं। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान देना। चाहे अपने बच्चों का इंजीनियरिंग कराने या MBA कराने, पहले तो उसमें आप इतने करोड़ों का खर्चा करते रहें, फिर आपको ये बता जाएगा कि नहीं अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी बोलने पे शर्म आनी चाहिए आपको। फिर आपको बोला जाएगा कि सनातन धर्म के हिसाब से संस्कृत जो है वो कोडिंग लैंग्वेज है, संस्कृत सीखो आप। आपके बच्चों को तो ये यहाँ घुमा रहे हैं, ठीक है, और खुद के बच्चों के साथ अय्याशी हो रही है वहाँ पे। बीच में मोदी जी आते हैं, आपको इधर उधर, वो जैसे जादूगर होता है ना, जगलर जो होता है, इधर उधर मैजिक ट्रिक दिखा के आपका ध्यान आकर्षित कर देता है इधर उधर को, और पीछे से अपना काम कर जाता है। कभी कहते थे जीएसटी बेकार है, फिर किया कि जीएसटी अच्छा है, फिर कहा कि नहीं अब हम जीएसटी वो कम करेंगे। और जब जो डिसीजन लिया गया, ये चाटू पत्रकार जो है आगे हर डिसीजन को जस्टिफाई करने लगे कि जीएसटी का डिसीजन बड़ा सही लिया है और अब कम कर दिया था, वो डिसीजन बड़ा सही लिया है। लेकिन ये डिसीजन जो भी लिया जाता है, इट कम्स विद अ परफॉर्मेटिव कॉस्ट। अब गाड़ियों के शोरूम में ये लगाना पड़ेगा जीएसटी कम हो गया है, लेकिन मोदी जी का फोटो भी लगाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा के पंडाल में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर गुजारिश कर रही है बंगालियों से कि दुर्गा पूजा के पंडाल में मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए। अरे भाई, इतना क्या डेस्परेशन है मोदी जी, इतना क्या डेस्परेशन है कि आपको संडास से लेके पंडाल तक अपना फोटो चाहिए ही चाहिए वहाँ पे। यार ऐसी क्या बात है, एक काम करो, आप 6 महीने की छुट्टी लेके
एक फोटोग्राफर लेके चले जाओ ना वर्ल्ड टूर पे एंड जस्ट फुलफिल योर फैंटेसी यार। आपकी अगर ये फैंटेसी है कि मेरी ही तस्वीर अलग अलग पोशाक में अलग अलग लोकेशन पे होनी चाहिए, तो इट इज डूएबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, आप कर लो। हमने तो वैसे ही आपकी सब चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया यार, हम इसको भी नजरअंदाज कर लेंगे। हाँ पैसे देंगे, हम तो टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरेंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप घूम घाम के आओ, फिर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि संस्कृत पढ़ो जी, नासा भी उस पर कोडिंग कर रहा है। फिर हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि भैया इंग्लिश मत बोलो क्योंकि शर्म आनी चाहिए तुमको इंग्लिश बोलने के ऊपर, और फिर हम देखेंगे आपके मिनिस्टर्स के बच्चे क्या कर रहे हैं। और दोस्तों दुख की खबर जो कि अब बहुत ही रिपीटेटिव भी हो गई है, वो ये है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उमर खालिद, शर्जील इमाम और ये सारे लोग जिनको फिल्म सी चार्जेस भी नहीं लगे अभी, 5.5 साल से जेल में बंद किया हुआ है, उनकी बेल प्ली 49 सेकंड्स में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। ये बोलते हैं ऑल बेल्स आर रिजेक्टेड। अब आप सोचें, जब दुनिया भर में भाषण पेलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं दूसरी दुनिया में, दूसरे किसी देश में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को जेलों में ठूसा जा रहा है, उन पे मुकदमे भी दर्ज नहीं हो रहे हैं, उनका ट्रायल भी नहीं शुरू हो रहा है, उन पे चार्जेस भी फाइनल नहीं हुए हैं, ऐसे करते करते 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उनके कोई राइट्स नहीं है, तो हम खुद यहाँ पे बोलते हैं यार इस कंट्री में तो गुंडा राज है, यहाँ पे तो कोई फ्रीडम ही नहीं है। आज वही सब हमारे कंट्री में हो रहा है, तो हम विश्वगुरु कैसे हो गए? ये तो डबल स्टैंडर्ड है, या तो हमारे यहाँ भी गुंडा राज हो रहा है या फिर वो कंट्री भी विश्वगुरु है। तो ये हमारे साथ हो रहा है। एक बात समझ लीजिए कि जो कंट्री अपने स्कॉलर्स को जेल में डालती है और रेपिस्ट को बेल देके बाहर निकालती है, वो विश्वगुरु छोड़ो, वो विश्व में सबसे नीचे दर्जे पे भी बैठने लायक नहीं है। और 30s में उम्र की उम्र 30 के आसपास थी जब वो उसको जेल में बंद करा गया था। किसी को 30 की उम्र में 5 साल जेल में काटने पड़ गए, 30-31 साल की उम्र में 5 साल जेल में काटने पड़ गए, और अभी पता नहीं कितने और काटेंगे क्योंकि ये साइकिल चल रहा है। देन इट इज, आपको यही मालूम नहीं है कब छूटोगे। इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। आपके किसी अपने सगे के साथ ऐसा हो जाए जिसको बिना ट्रायल के, बिना चार्ज के, सिर्फ इस बात पे बंद करके रखा हुआ है इतने साल से कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नाम था, तो आप कितने विचलित होंगे, कितने देशभक्ति आपके अंदर जागेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 30 की उम्र में अपने प्राइम में एक पीएचडी स्कॉलर, एक और भी लोग पढ़े लिखे हैं सबके सब वहाँ पे हैं, जिनको ठीक है आपने चार्जेस लगाए ना, ट्रायल होने देना कोर्ट में, उससे पहले आपको जेल में आपको करते करते इतना टाइम निकाल दिया, आपको यही मालूम नहीं है कि आप आज़ाद कब हो गए। कहने को आप 1947 में आज़ाद हो गए थे कि जब इस तरह की एट्रोसिटीज़ हमारे देश में हमारे नागरिकों के ऊपर होनी बंद हो जानी चाहिए थी। ये तो अंग्रेज़ों की हरकत है, ये तो उन लोगों की हरकत है जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। ये फिर से इस देश में हो रहा है। तो दोस्त समझ लीजिए ये बात कि आप आज़ाद नहीं हो, आप आज भी गुलाम की तरह ट्रीट करे जा रहे हो बाय दिस रूलिंग क्लास, जो आपके बच्चों को या तो तुले रहते हैं बताने पे कि तुम ना पढ़ो ना लिखो ना अंग्रेजी बोलो, संस्कृत में कोडिंग करो, और अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे पीएचडी स्कॉलर्स बनोगे और सवाल पूछोगे तो तुम्हें जेल में ठूस दिया जाएगा और फिर चाबी फेंक देंगे कहीं पे, फिर भूल जाएंगे कि तुम जेल में हो। ये गुलामी तो और क्या है। अपनी इस गुलामी के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली नस्लें याद करेंगी आपको ऐसे कि ये वो लोग थे जो ना मुंह से बोल सकते थे, ना दिमाग से सोच सकते थे, जुल्म सहते थे और जुल्म करने में भागीदार थे।